Hello, topic is budget and budgetary control. फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं कि बजट क्या है, बजट की डेफिनेशन और बजट की कैरेक्टरिस्टिक्स, देन बजटरी कंट्रोल को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखो कि बजट क्या है। बजट एक डेफिनेट फ्यूचर पीरियड के लिए बनाया गया प्लान है। अब डेफिनेट फ्यूचर पीरियड क्या होता है? बजट जनरली 1 ईयर के लिए बनता है, बट 1 मंथ, हाफ ईयरली या फिर 2 ईयरली के भी बना सकते हैं जनरली, पर 1 ईयर का बजट बनता है। तो बजट एक डेफिनेट फ्यूचर पीरियड का बनता है। ये नहीं है कि बजट आज बना दिया लगातार 10 सालों तक यही चलता रहेगा, नहीं। उसका एक फ्यूचर टाइम पीरियड फिक्स है फ्यूचर का, उसका कि कितने टाइम पीरियड के लिए बनाया गया है। दूसरा क्या बोला गया था कि ये बनाया गया एक प्लान है। अब किस चीज का प्लान होता है बजट? बजट एक बिजनेस की इनकम का, एक्सपेंडिचर का, प्रोडक्शन का, सेल्स का, इन सब का प्लान होता है। एक्सप्रेस किया जाता है किसमें? मॉनेटरी टर्म में और क्वांटिटेटिव टर्म में। अब मॉनेटरी का मतलब क्या है? पैसा। और क्वांटिटेटिव टर्म का मतलब क्या है? यूनिट्स में शो करना। जैसे कितनी यूनिट की सेल करेंगे, कितनी यूनिट का प्रोडक्शन करेंगे। तो बजट क्या है? बजट डेफिनेट फ्यूचर पीरियड के लिए बनाया गया एक प्लान है। किस चीज का प्लान है? प्लान है इनकम, एक्सपेंडिचर का, प्रोडक्शन, सेल्स का, जो एक्सप्रेस किया जाता है। किस में एक्सप्रेस करते हैं? मॉनेटरी टर्म में और क्वांटिटेटिव टर्म में मेजर करते हैं। अब डायरेक्ट क्वेश्चन इसी डेफिनेशन से, इसी मीनिंग से पूछ लेंगे कि बजट क्या है। बजट एक मॉनेटरी टर्म है या फिर एक क्वांटिटेटिव टर्म है या फिर बोथ? तो बजट मॉनेटरी एंड क्वांटिटेटिव टर्म दोनों है। मॉनेटरी टर्म का रीजन क्या है? बजट को पैसे में शो करते हैं, और क्वांटिटेटिव टर्म्स का मतलब बजट में यूनिट्स भी शो की जाती है। फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एक्सपेक्टेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो बजट क्या है? बजट एक फॉर्मल एक्सप्रेशन है, यानी एक सिस्टमेटिक तरीके से इनकम, एक्सपेंडिचर को शो किया जाता है। जो इसमें देखो इनकम ये बता दिया। तो बजट की मीनिंग तो अगर मैं एक लाइन में बताऊं तो बजट क्या है? फ्यूचर के लिए तैयार किया गया एक प्लान है। प्लान किस चीज का है? बिजनेस की इनकम का, एक्सपेंडिचर का, सेल्स, कितनी यूनिट का सेल करेंगे, कितनी यूनिट का प्रोडक्शन करेंगे, इन सब का क्या है? इन सब का ब्यौरा क्या है? बजट है। और बजट के अंदर जो टर्म शो करते हैं वो मॉनेटरी इन नेचर प्लस क्वांटिटेटिव नेचर में शो करते हैं। अब देखो बजट की डेफिनेशन क्या है। बजट इज ए फाइनेंशियल एंड क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट। बजट क्या है? बजट एक स्टेटमेंट है। जैसे कंट्री का बजट बनता है, हर कंट्री का अपना बजट बनता है, तो वो क्या है? वो बजट एक स्टेटमेंट है। ऐसे ही बिजनेस का बजट बनता है, फैमिली का अपना बजट बनता है। तो बजट एक स्टेटमेंट होता है। किस चीज का स्टेटमेंट है? फाइनेंशियल और क्वांटिटेटिव टर्म्स। फाइनेंशियल यानी पैसा, क्वांटिटेटिव यानी यूनिट्स। बजट एक फाइनेंशियल एंड क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है जो प्रिपेयर कब करते हैं? प्रायर टू ए डेफिनेट फ्यूचर पीरियड। जो फ्यूचर पीरियड के लिए क्या करेंगे? प्रिपेयर करेंगे। कब? अभी आज मान लो इस साल का बजट बनाना है, तो इस साल के शुरू में प्लान करेंगे उसको हम। टू अचीव, क्या अचीव करना है? पर्पज ऑफ अटेनिंग गिवन ऑब्जेक्ट। किसी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए बनाया गया स्टेटमेंट क्या कहलाता है? बजट कहलाता है। और हमेशा ये पॉइंट ध्यान रखना है आपको, ये दोनों पॉइंट। बजट फाइनेंशियल इन नेचर, यानी आप इसको मॉनेटरी टर्म में बोल सकते हो, और क्वांटिटेटिव, दोनों। बजट का नेचर क्या है? बजट फाइनेंशियल इन टर्म में भी शो करते हैं और क्वांटिटेटिव टर्म में भी शो करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों इसके। तो अब हमने क्या देखा कि बजट का मीनिंग और बजट की डेफिनेशन। अब देखो बजट की कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम बजट की कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है प्लानिंग डिवाइस। बजट क्या है? बजट फ्यूचर के लिए प्लान किया गया एक डिवाइस है, यानी फ्यूचर के लिए हम एस्टिमेट लगाते हैं कि इतने की इनकम, इतनी एक्सपेंडिचर, इतना प्रॉफिट और इतनी यूनिट का सेल होना चाहिए। यानी फ्यूचर के लिए तैयार किया गया एक प्लान है, एक एस्टिमेट है, एक अनुमान है। सेकंड है क्वांटिटेटिव टर्म में शो करते हैं। जो बजट बनाया जाता है उस बजट में कभी भी क्वालिटेटिव टर्म नहीं लिखी जाती, बल्कि क्वांटिटेटिव,
कितनी यूनिट पर बात करेंगे, पैसे की बात होगी। यूनिट और पैसे दोनों की बात होती है बजट में। यानी बजट मॉनेटरी इन नेचर भी होता है और क्वांटिटेटिव इन नेचर भी होता है। डेफिनेट फ्यूचर पीरियड के लिए बनता है हमेशा। ये नहीं कि इस साल का बजट बना दिया, आगे जब तक इन फ्यूचर हमारा मन नहीं करेगा तब तक वो बजट चलता रहेगा, ऐसा नहीं है। बजट हमेशा एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए बनेगा और फ्यूचर के लिए बनता है हमेशा। जैसे जर्नली 1 ईयर के लिए बनता है, हो सकता है हाफ ईयरली हो सकता हो मंथली हो सकता हो 1.5 ईयरली हो। पर्पज क्या होता है बजट बनाने का? बजट बनाने का पर्पज है कि एक साल के दौरान जितने भी इनकम, एक्सपेंस, प्रोडक्शन, सेल्स, जितनी भी इन यूनिट का एस्टिमेट लगाते हैं, यानी अपने सामने एक टारगेट होता है और उस टारगेट को अचीव करना है। जब तक टारगेट डिसाइड नहीं करोगे ना, तब तक हम अपने से देखो, जब तक अपने सामने टारगेट नहीं है ना, हम उतने कंसंट्रेशन से नहीं पढ़ पाते हैं। तो जब तक ऑर्गेनाइजेशन के पास टारगेट नहीं होगा, गोल नहीं होगा, तो ऑर्गेनाइजेशन कैसे उस एक सर्टेन स्टेप तक पहुंचने की कोशिश करेगा? नहीं। तो पर्पज क्या है बजट का? बजट का पर्पज है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना है। और गोल अचीव कब होगा? गोल अचीव तब होगा जब पूरे काम को, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को, पूरे बिजनेस को सिस्टमेटिक तरीके से चलाया जाएगा। और सिस्टमेटिक तरीके से कब चलेगा? जब हम कुछ स्टैंडर्ड फिक्स करेंगे, जब हम कुछ गोल डिसाइड करेंगे, कुछ एस्टिमेट लगाएंगे कि हमें इस साल इतनी यूनिट का प्रोडक्शन करना है, इतनी यूनिट का सेल करना है और प्रॉफिट को फर्स्ट स्टेप से सेकंड स्टेप तक लेके जाना है। तो बजट की कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहला प्लानिंग डिवाइस है, फ्यूचर के लिए प्लान करेगा। दूसरा क्वांटिटेटिव टर्म में शो होता है, क्वांटिटेटिव और मॉनेटरी दोनों ही टर्म में शो होता है हमेशा बजट। थर्ड क्या है? फ्यूचर पीरियड के लिए बनता है। और पर्पज क्या है? ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना है, बस। अब देखो बजटरी कंट्रोल क्या होता है। हमने बजट तो देख लिया क्या है, बजट को हमने डीपली डिस्कस कर लिया, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या उसका मीनिंग है। अब बजटरी कंट्रोल क्या है? बजटरी कंट्रोल इज ए कंट्रोलिंग कोस्ट को कंट्रोल करने का एक सिस्टम है, एक टेक्निक है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि कोस्ट को कंट्रोल करने के 2 सिस्टम है, 2 टूल हैं। एक है स्टैंडर्ड कोस्टिंग और दूसरा है बजटरी कंट्रोल। नोट कर लेना इस चीज को। कोस्ट को कंट्रोल करने के 2 एलिमेंट हैं, 2 पॉइंट हैं जिससे हम कोस्ट को कंट्रोल करते हैं। एक तो बजटरी कंट्रोल और दूसरा क्या है? स्टैंडर्ड कोस्टिंग। अब देखो बजटरी कंट्रोल है क्या? बजटरी कंट्रोल इज ए सिस्टम ऑफ कंट्रोलिंग कोस्ट। कोस्ट को कंट्रोल करने का एक सिस्टम है बाय प्रिपरेशन ऑफ बजट, बजट को तैयार करके, साथ में कोऑर्डिनेशन ऑफ डिपार्टमेंट, बिजनेस के जितने भी डिपार्टमेंट हैं उन सभी डिपार्टमेंट का जब बजट प्रिपेयर किया जाएगा तो कोऑर्डिनेट करके तैयार करेंगे। ये नहीं कि हमने रॉ मटेरियल को परचेज कर लिया 1000 यूनिट को और हम प्रोडक्शन नहीं करते 100 यूनिट का भी, नहीं। सभी डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेट करके ही बजट प्रिपेयर किया जाता है। कंपेयर एक्चुअल परफॉर्मेंस टू बजट, जितना हमने अनुमान लगाया था और रियल में जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसका कंपैरिजन करते हैं। एंड एक्टिंग अपॉन रिजल्ट टू अचीव मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी। और बिजनेस क्या है? बिजनेस को अचीव क्या करना है? गोल को अचीव करना है। और बिजनेस का अल्टीमेट गोल क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो बजटरी कंट्रोल की डेफिनेशन देखते हैं। बजटरी कंट्रोल क्या है? एक कोस्ट को कंट्रोल करने का एक एलिमेंट है, एक सिस्टम है, जिसमें हम क्या प्रिपेयर करते हैं? बजट प्रिपेयर करते हैं एंड कोऑर्डिनेशन करते हैं, सभी डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेट करके चलते हैं। कंपेयर करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस को किसके साथ में? जो हमने बजट बनाया था, जो हमने एस्टिमेट लगाया था उसके साथ में एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं। और क्या करते हैं? रिजल्ट क्या करते हैं? अचीव करने की कोशिश करते हैं। रिजल्ट क्या है? मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी। तो ये है हमारे पास बजटरी कंट्रोल। तो बजटरी कंट्रोल मेन पॉइंट क्या है? बजटरी कंट्रोल कोस्ट को कंट्रोल करने की एक टेक्निक है, एक सिस्टम है, एक टूल है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर इसके स्टेप्स की बात करेंगे तो बजटरी कंट्रोल की कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर स्टेप्स एक ही होते हैं। आप देखो, सबसे पहला है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बजट फॉर ईच डिपार्टमेंट। सबसे पहले हर डिपार्टमेंट का बजट बनाएंगे। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कितनी यूनिट का प्रोडक्शन करेगा 1 साल के दौरान? सेल्स डिपार्टमेंट 1 साल के दौरान कितनी यूनिट का सेल करेगा? एक्सपेंसेस का हम फोरकास्टिंग करते हैं कि 1 साल के दौरान कितनी बिजनेस को ऑपरेट करने के एक्सपेंस आएंगे, कितनी रेवेन्यू जनरेट करेंगे।
कितनी इनकम होगी, इन सब का डिपार्टमेंट वाइज क्या करते हैं, पहले से ही डिटरमाइन करते हैं, पहले से ही एस्टिमेट लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं। तो एस्टिब्लिशमेंट ऑफ बजट फॉर ईच डिपार्टमेंट, सबसे पहला काम क्या है, हर डिपार्टमेंट का बजट बनाना, ठीक है। सेकंड क्या है, सेकंड हम कंपैरिजन करेंगे एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ। बजट तो बना दिया साल के स्टार्टिंग में, अब साल के दौरान जब काम हो रहा है तो उस काम की यानी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है, एक्चुअल परफॉर्मेंस की हम कंपैरिजन करेंगे किसके साथ, उस बजट के साथ। अब देखेंगे कि कितना डिफरेंस है कि जो बजट बनाया गया था, जो एस्टिमेट लगाया गया था उसमें और साथ में जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है, उन दोनों में कितना डिफरेंस है। उस डिफरेंस का क्या, उस डिफरेंस को बोलते क्या है, उस डिफरेंस को वेरिएंस बोलते हैं। और इस वेरिएंस का एनालिसिस करते हैं। वेरिएंस का एनालिसिस करने का मतलब क्या है कि बजटेड एस्टिमेट जो अनुमान लगाया था वो प्लस जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है, उन दोनों में डिफरेंस के कारण क्या है उसका एनालिसिस करते हैं। और फोर्थ क्या है, टेकिंग रेमेडियल एक्शन। अब वेरिएंस तो आ गए, डिफरेंस तो आ गया, जितनी यूनिट हमने सोचा था एक साल के दौरान 1000 यूनिट का प्रोडक्शन करेंगे, बट एक साल के दौरान सिर्फ 800 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ, तो 200 यूनिट का गैप है, वेरिएंस तो है 200 का। अब देखो कि किस वजह से है इस वेरिएंस का एनालिसिस किया कि साल के दौरान वर्कर ने ढंग से काम नहीं किया, कभी मशीनरी खराब हो गई, कभी लाइटिंग की प्रॉब्लम थी, यानी मैनेजमेंट अच्छी नहीं थी। इस वजह से क्या है, 200 यूनिट का लॉस हो रखा है। अब इस 200 यूनिट का लॉस ना हो, इसके लिए रेमेडियल एक्शन लेते हैं, मशीन की रिपेयर करवाते हैं, लेबर को स्ट्रिक्ट एक्शन देते हैं, साथ में जो लाइटिंग की प्रॉब्लम है उसको भी ठीक करते हैं। रिवीजन ऑफ बजट इन व्यू चेंज इन कंडीशन, कंडीशन में चेंज करने के बाद क्या है, बजट को वापस से बनाते हैं। तो ये क्या है, ये बजटरी कंट्रोल के कुछ स्टेप्स हैं या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले बजट बनाएंगे, उसके बाद एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ कंपैरिजन करेंगे। थर्ड क्या है, जो भी वेरिएशन है उसका एनालिसिस करेंगे, जितना वेरिएशन आया, जितना डिफरेंस आया उसका एनालिसिस करेंगे। उसके बाद क्या लेंगे, उसके लिए रेमेडियल एक्शन लेंगे, और रेमेडियल एक्शन के बाद लास्ट स्टेप क्या है, रिवीजन ऑफ बजट इन व्यू ऑफ चेंज इन कंडीशन। तो ये क्या है, ये बजटरी कंट्रोल के कुछ स्टेप्स हैं। अब इसकी आगे का देखो पॉइंट, एडवांटेज। नेक्स्ट टॉपिक है एडवांटेज ऑफ बजटरी कंट्रोल, यानी बजटरी कंट्रोल्स करने से बिजनेस को फायदा क्या होता है। सबसे पहला क्या है, थिंक अहेड फॉर फ्यूचर अकॉर्डिंग। अहेड का मतलब है आगे के लिए प्लान बनाना। थिंक अहेड, आगे के लिए सोचना। फॉर फ्यूचर अकॉर्डिंग टू बिजनेस इन्वायरमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट को ध्यान में रखकर। देखो टाइम टू टाइम बिजनेस इन्वायरमेंट में चेंज होता रहता है, तो बिजनेस इन्वायरमेंट को ध्यान में रखकर फ्यूचर के लिए क्या बना रहे हैं, प्लान बना रहे हैं। सेकंड क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेट करके ही बजट प्रिपेयर किया जाता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मान लो हमने एस्टिमेट कर लिया कि हम 1000 यूनिट का प्रोडक्शन करेंगे, तो 1000 यूनिट के अकॉर्डिंग रॉ मटेरियल को परचेज कर लिया, बट रियल में यूनिट का प्रोडक्शन हुआ 500 का और सेल हुई ओनली 200 यूनिट। तो ये क्या है, इससे पूरी बिजनेस का बजट गड़बड़ा जाएगा। कि अगर हमने मान लो हमने सोच लिया कि रॉ मटेरियल बिल्कुल भी नहीं है, तो 1000 यूनिट को एक साथ परचेज कर लो, तो ये भी तो देखो ना कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक साल के दौरान कितनी यूनिट को प्रोड्यूस कर पाता है, और सेलिंग डिपार्टमेंट एक साल के दौरान कितनी यूनिट को सेलिंग के लिए निकालता है। इन सब को कोऑर्डिनेट करके ही बजट प्रिपेयर किया जाता है। फिर क्या है, कंट्रोल कॉस्ट। अब कॉस्ट को कंट्रोल कैसे करेंगे बजटरी कंट्रोल में, मैंने अभी आपको बजटरी कंट्रोल के स्टेप बताए थे। उसमें सबसे पहला स्टेप थे बजट तैयार करेंगे, फ्यूचर के लिए एस्टिमेट अनुमान लगाएंगे। सेकंड क्या था, एक्चुअल परफॉर्मेंस को देखेंगे। थर्ड क्या है, थर्ड में दोनों में कंपैरिजन करके उसके वेरिएंस को देखते हैं। फिर उस वेरिएंस का एनालिसिस करते हैं कि कमी कहाँ पर रह गई, कि कमी किस डिपार्टमेंट है, किस डिपार्टमेंट की कमी की वजह से क्या है, जितना एस्टिमेट लगाया था उसको अचीव नहीं कर पाए। तो बजटरी कंट्रोल क्या है, इन स्टेप के थ्रू जो भी डिफरेंस आ रहा है रियल डाटा और एस्टिमेट डाटा में, उसके कारणों का पता लगाकर क्या कर सकते हैं, हम कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। साथ में पूरे बिजनेस की जो भी एक्टिविटी है उन एक्टिविटी को प्रॉपर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो कंट्रोल कॉस्ट, किस डिपार्टमेंट की वजह से कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, रॉ मटेरियल ज़्यादा खरीद के रख लिया उसकी वजह से,
प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने सही टाइम पर 6 यूनिट का प्रोडक्शन नहीं किया, जिसकी वजह से क्या है हम टाइम पर सप्लाई नहीं कर पाए। किस चीज़ की वजह से, किस प्रोडक्ट की वजह से, किस डिपार्टमेंट की वजह से कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, उस कॉस्ट को कंट्रोल करने का काम भी बजटरी कंट्रोल के थ्रू होता है। इंक्रीज प्रोडक्शन, अगर हमने ये देख लिया कि कमी कहाँ पर है तो उस कमी को दूर करके हम प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। एफिशिएंसी, एकदम एफिशिएंट तरीके से पूरे बिजनेस की एक्टिविटी को मैनेज करना। और एलिमेंट वेस्टेज, और हो सके उतना वेस्टेज को कम से कम करना है। एक बार एक प्रोसेस से हमने देख लिया कि हमने 1000 यूनिट को प्रोडक्शन करना था, 1000 यूनिट का रॉ मटेरियल परचेज किया, बट रियल में सिर्फ 900 यूनिट का ही फाइनल गुड बने, तो 100 यूनिट क्या हो गई, 100 यूनिट की वेस्टेज हो गई। जब नेक्स्ट ईयर बजट बनाया जाएगा तो उसमें पहले से ध्यान रखा जाएगा कि लास्ट ईयर में 100 यूनिट का वेस्टेज हुआ था, तो अब की बार क्या है 100 यूनिट के बजाय हम कम करके 50 यूनिट तक लेके आएंगे वेस्टेज को। यानी जो वेस्टेज हो रहा है उस वेस्टेज को एलिमिनेट करना है, कम करना है। प्रोवाइड ए यार्ड स्टिक विच एक्शन रिजल्ट कैन बी कंपेयर, यानी यार्ड स्टिक का मतलब है कि एक मापदंड, यानी फ्यूचर के लिए क्या है एक मापदंड देता है जो रियल डाटा के साथ में क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। हमने एक स्टैंडर्ड डिसाइड कर दिया, हमने एक मापदंड डिसाइड कर दिया, उसके अकॉर्डिंग क्या है उसको देखेंगे कि रिजल्ट जो आएगा रियल में उस रिजल्ट के साथ कंपेयर करके देखेंगे। तो बजटरी कंट्रोल के अंदर क्या एडवांटेज हैं? पहली एडवांटेज फ्यूचर के लिए रिकॉर्डिंग प्लान बनाता है। सेकंड क्या है, उसमें बिजनेस की इन्वायरमेंट को ध्यान रख के ही फ्यूचर के लिए प्लान बनाया जाता है। सेकंड क्या है, सभी डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेट करके बजट तैयार किया जाता है। ये कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल डिपार्टमेंट, ये चीज़ मैंने आपको डेफिनेशन में भी बताई है। और बजटरी कंट्रोल के थ्रू कॉस्ट को कंट्रोल कर पा सकते हैं, साथ में क्या करें प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं, बिजनेस को एफिशिएंट तरीके से काम में ले सकते हैं, बिजनेस की सभी एक्टिविटी को एक प्रॉपर तरीके से मैनेज करो ताकि बिजनेस के सभी लेबर, बिजनेस के अंदर जो मटेरियल यूज हो रहा है उसको एफिशिएंट तरीके से हम यूज कर सकें। और एलिमिनेट वेस्टेज, और वेस्टेज को कम से कम करना है। और प्रोवाइड ए यार्ड स्टिक, एक यार्ड स्टिक दिया जाएगा, एक मापदंड दिया जाएगा, एक टारगेट दिया जाएगा। विच एक्शन रिजल्ट कैन बी कंपेयर, जो एक्शन रिजल्ट का मतलब है कि रियल में जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसके साथ में क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ये सब चीज़ किसके थ्रू पॉसिबल हैं, ये सब बजटरी कंट्रोल के थ्रू ही पॉसिबल है। तो ये बजटरी कंट्रोल के कुछ एडवांटेज हैं, कुछ फायदे हैं। अब देखो अगर एडवांटेज है तो कुछ ना कुछ लिमिटेशन भी होंगी। लिमिटेशन में सबसे पहले लिमिटेशन क्या है, ओनली ए टूल ऑफ मैनेजमेंट, सिर्फ ये एक मैनेजमेंट का टूल है। पूरी मैनेजमेंट ने, बिजनेस के टॉप डिपार्टमेंट ने, बिजनेस की टॉप मैनेजमेंट ने बैठकर क्या कर दिया, बजट बना दिया, साल के दौरान ये करना है, ये करना है, ये करना है, सिर्फ एक टूल बनकर रह जाता है। रियल में जो एक्शन होता है, रियल में एक्शन कुछ और ही होता है। जैसे आप अपनी कंट्री का बजट देख लीजिए, जब बजट तैयार करते हैं तब इतने बड़े बड़े डिसीजन लेते हैं, ये बनवा देंगे, ये ब्रिज बनवाएंगे, इतना एजुकेशन पर खर्च होगा, इतना बिजनेस की सोसाइटी पर खर्च, इतना सोसाइटी पर खर्च होगा, इतना बच्चों के एजुकेशन पर, इतना हॉस्पिटल पर रियल में ग्राउंड लेवल पर जाकर आप रिपोर्ट देखते हो तो कुछ नहीं होता, उसका 50% भी नहीं होता। तो सिर्फ एक ही मैनेजमेंट का टूल बनकर रह गया है बजटरी कंट्रोल। सेकंड क्या है, एक्सपेंसिव टेक्निक है। जब पूरी टॉप मैनेजमेंट इसी बजट को बनाने में लगी हुई है, बिजनेस की पूरी टॉप मैनेजमेंट इसी बजट को बनाने में लगी हुई है, उस टाइम पर टाइम का वेस्टेज नहीं हो रहा, क्या उस टाइम को कहीं और यूज करके उससे बेटर वे में काम कर सकते थे? क्योंकि काम तो वही करना है, काम तो वही करना है जो वर्कर करेंगे, जो मैनेजर करेंगे। इस मापदंड के बनाने से क्या हो जाएगा, क्या इसको टोटली फॉलो करते हैं? नहीं, इसको टोटली तरीके से फॉलो नहीं करते। इससे क्या है, ये एक्सपेंसिव टेक्निक से खर्चा बढ़ता है, स्टेटमेंट बनाई जाती है, पेपर वर्क बढ़ता है, क्लरिकल वर्क बढ़ता है। रिजिडिटी इन नेचर, अब रिजिड तो बना दिया, हमने प्लान बना दिया कि साल के दौरान इतनी यूनिट का प्रोडक्शन करना है, इतनी यूनिट का सेल करना है, लेबर को इतने आवर काम करवाना है, तो रिजिडिटी आ गई ना, काम के अंदर रिजिडिटी आ गई। कैसे भी करके सिर्फ इतनी यूनिट का प्रोडक्शन करना है, क्वांटिटी चाहे क्वालिटी चाहे कुछ भी हो। फिर क्या है कि ओपोजिशन ऑफ स्टाफ, अब आप मान लो आपके फादर या मदर आपको कोई काम करने के लिए बोले कि ये काम आपको करना है और 2 घंटे के अंदर ये काम फिनिश होना चाहिए, तो आपके ऊपर तो वो बोझ बन जाता है वो काम कि 2 घंटे में काम कैसे फिनिश होगा। भले ही आप उस काम को 2 घंटे में फिनिश कर सकते थे,
लेकिन आपके ऊपर बर्डन डालने के बाद आप नहीं कर पाओगे। तो एम्प्लॉय भी क्या समझते हैं, एम्प्लॉय भी उस बजट को जो पहले से ही थोप दिया उनके ऊपर कि इतनी यूनिट का प्रोडक्शन करना है, वो अपने ऊपर बोझ समझने लगते हैं। तो वो उतने एफिशिएंट तरीके से अपनी उतनी कैपेसिटी से काम भी नहीं कर पाते। तो क्या है, ऑपोजिशन ऑफ स्टाफ। तो स्टाफ नहीं चाहता कि उनको एक लाइन पर चलाया जाए, स्टाफ नहीं चाहता कि जैसा टारगेट बिजनेस ने अचीव डिसाइड किया है हम उसी लाइन के ऊपर चले, नहीं। वो क्या है, वो फ्लक्चुएशन चाहते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग काम करना चाहते हैं। तो ये क्या है, ये स्टाफ के ऊपर एक ऑपोजिशन, एक थोप दिया जाता है, इतनी यूनिट का प्रोडक्शन करना है, इतनी यूनिट का सेल करना है। तो बजटरी कंट्रोल की लिमिटेशन क्या है, सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या है कि सिर्फ मैनेजमेंट का एक टूल बन के रह गया है। सेकंड क्या है, एक्सपेंसिव टेक्निक ज़्यादा है। थर्ड क्या है, रिजिडिटी ज़्यादा है इसमें। स्टार्टिंग में जो डिसाइड कर दिया सो डिसाइड कर दिया, उसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं है। फिर साल के स्टार्टिंग में इतनी यूनिट का प्रोडक्शन करना है, बता दिया सो बता दिया। फिर क्या है, ओपोजिशन, स्टाफ ओपोजिशन, स्टाफ के ओपोजिशन है। रीज़न क्या है, क्योंकि कोई भी पर्सन होता है कि एक लाइन पर काम नहीं कर सकता कभी भी। ह्यूमन नेचर क्या है, फ्लक्चुएशन है, तो वो फ्लक्चुएशन कंडीशन में ही काम करना चाहता है। तो ये कुछ क्या है, बजटरी कंट्रोल की कुछ लिमिटेशन है। अब हम देखते हैं कि इंडिया में बजट प्रिपेयर कैसे होता है। देखो, अब देखो बजटरी प्रोसीजर इन इंडिया। इंडिया के अंदर बजट कैसे बनाते हैं, कैसे पेश करते हैं, कैसे उसका यूटिलाइजेशन होता है। देखो, अगर हम मेनली देखें तो अगर हम यानी बोले मोटे तौर पर देखें तो बजट को 3 स्टेप्स में फॉलो करते हैं। सबसे पहले बजट, प्रिपरेशन ऑफ बजट, सबसे पहले बजट बनाएंगे, बजट को तैयार किया गया, एक स्टेटमेंट बनाया गया। उसके बाद प्रेजेंटेशन ऑफ बजट, बजट को कहाँ प्रेजेंट करते हैं, लोकसभा और राज्यसभा में, यानी पार्लियामेंट में क्या करेंगे, उसको प्रेजेंट करेंगे। एग्जीक्यूशन ऑफ बजट, और बजट को एग्जीक्यूट कर देंगे। सबसे पहले बजट तैयार करेंगे, उसके बाद उसको प्रेजेंट करेंगे, कहाँ पर, पार्लियामेंट में। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, अगर बजट पास हो गया, बजट तो पास हो गई, उसके पास होने के बाद क्या, उसका एग्जीक्यूशन कर दिया जाएगा, यानी उसको अप्लाई करेंगे। अब बजट प्रोसीजर को 7 पॉइंट में कैटेगराइज किया गया था। सबसे पहला पॉइंट है बजट को तैयार करने का, प्रिपरेशन ऑफ बजट, यानी बजट प्रिपेयर किया जाएगा। किस चीज़ का बजट होगा, इनकम, एक्सपेंडिचर, कौन कौन से नए प्लान लेके आए जाएंगे, जो पहले लास्ट ईयर के अंदर जो प्लान, जो स्कीम लॉन्च की गई थी, उन किन स्कीम या किन उन नई नई स्कीम, नए नए प्लान को जो पिछली साल के थे उनको कंटिन्यू किया जाएगा, किन को ड्रॉप किया जाएगा, क्या नए प्लान लेके आए जाएंगे, इन सब के लिए क्या है, बजट प्रिपेयर किया जाता है। फिर उसके बाद प्रेजेंटेशन ऑफ बजट, बजट को प्रेजेंटेशन करेंगे, कहाँ प्रेजेंट करेंगे बजट को, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंडिया का फाइनेंस मिनिस्टर बजट प्रेजेंट करेगा, कहाँ करेगा, पार्लियामेंट में। लोकसभा और राज्यसभा में क्या होगा, बजट को क्या किया जाएगा, पेश किया जाएगा। उसके बाद क्या होगा, जर्नल डिस्कशन, इस बजट के ऊपर जो तैयार किया गया बजट है, यानी हमने एक फॉर्मेट बनाया था कि इतने के एक्सपेंस करने हैं, इतने के एक्सपेंडिचर, इतने की रेवेन्यू, ये नई स्कीम लॉन्च की जाएंगी। इन स्कीम के ऊपर सबके ऊपर डिस्कशन किया जाएगा, और डिस्कशन कहाँ, कौन करेगा, ये लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद वोटिंग होगी इनके ऊपर कि किसको फाइनल, किसको हम फाइनल मानेंगे और किसको रिमूव कर देंगे, यानी किस प्लान को आगे एग्जीक्यूट करना है और किसको ड्रॉप करना है, उसके लिए वोटिंग डालेंगे। और उसके बाद क्या होगा, द एप्रोप्रिएशन बिल पास करेंगे। एप्रोप्रिएशन बिल का मतलब क्या है, एक ऐसा बिल है जो ये डिसाइड करेगा कि कंसोलिडेटेड फंड से कितनी अमाउंट इन स्कीम को, इन प्लान को रियल में एग्जीक्यूट करने के लिए, इनके लिए ज़रूरी भी तो है। मान लो कंट्री का डेवलपमेंट करना है, अब यहाँ पर वोटिंग से डिसाइड कर लिया कि 10 हॉस्पिटल बनाने हैं, रोड बनाने हैं, ब्रिज बनाने हैं, पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा, पैसा गवर्नमेंट के कंसोलिडेटेड फंड से आएगा। तो कंसोलिडेटेड फंड से कितना पैसा निकालना है, इसके लिए एप्रोप्रिएशन बिल पास करते हैं। उसके बाद एग्जीक्यूशन ऑफ बजट, जो बजट तैयार हो गया था, सबसे पहले बजट तैयार किया गया, बाद में क्या किया, प्रेजेंट किया पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में प्रेजेंट करने के बाद उसके ऊपर वोटिंग की गई थी, डिस्कशन किया, वोटिंग की, उसके बाद अप्रोप्रिएशन बिल तैयार किया गया। उसके बाद उस बिल को क्या किया जाएगा, एग्जीक्यूट किया जाएगा, रियल में अप्लाई किया जाएगा। और लास्ट में क्या है, यूटिलाइजेशन ऑफ ग्रांट्स, यानी यहाँ से जो ग्रांट्स मिली थी,
यहाँ कंसोलिडेटेड फंड से जो पैसा मिला था कि प्लान और स्कीम को अप्लाई करने के लिए, उनका क्या किया जाएगा, उन ग्रांट्स का यूटिलाइजेशन किया जाएगा। तो इंडिया के अंदर बजट को तैयार करने की ये प्रोसीजर है। पहले बजट तैयार होता है, फिर बजट को प्रेजेंट करते हैं। कौन प्रेजेंट करता है बजट? फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उसके बाद डिस्कशन होता है लोकसभा और राज्यसभा में। डिस्कशन करने के बाद उसके ऊपर वोटिंग होती है। वोटिंग के बाद ये फाइनल हो गया कि कौन सी स्कीम को कंटिन्यू रखना है लास्ट ईयर की, किस स्कीम को ड्रॉप करना है। जो हम नए प्लान बना रहे हैं उन प्लान के लिए पैसा तो चाहिए ना। पैसा कहाँ से लाएंगे? पैसा गवर्नमेंट के कंसोलिडेटेड फंड से लेंगे। तो एक अप्रोप्रिएशन बिल पास करेंगे और फिर बाद में बजट का एग्जीक्यूशन करेंगे और ग्रांट्स का यूटिलाइजेशन करते हैं। तो ये क्या है, ये बजट की प्रोसीजर है कंप्लीट। उसके बाद क्या है, अब हम डिस्कस करेंगे कि बजट कितने टाइप्स के हैं। कोई लॉन्ग टर्म बजट है, शॉर्ट टर्म बजट है, सेल्स बजट है, प्रोडक्शन बजट है, मास्टर बजट है। ये बजट हैं क्या, किस तरीके से इनको क्लासिफाई किया है वो देखो। अब हम टॉपिक देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बजट, यानी बजट को कितनी कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है अकॉर्डिंग टू टाइम। टाइम के अकॉर्डिंग बजट को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। पहला है लॉन्ग टर्म बजट, फिर है शॉर्ट टर्म बजट, फिर है करंट बजट और एक है रोलिंग बजट। इनके वर्ड पर ध्यान देना आप। लॉन्ग टर्म बजट जो लंबे पीरियड के लिए तैयार होते हैं, शॉर्ट टर्म जो छोटे पीरियड के लिए तैयार होते हैं। जितने भी बजट को मैंने क्लासिफाई किया है, जितने भी टाइप्स में, सिर्फ उनके मेन पॉइंट पर ध्यान देना, यानी आपकी पॉइंट को ध्यान रखना, उसका एक्सप्लेनेशन अपने आप ध्यान रहेगा। करंट बजट और रोलिंग बजट ये हैं टाइम के अकॉर्डिंग बजट। तो डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पुट हो सकता है कि टाइम के अकॉर्डिंग बजट कितने टाइप्स के होते हैं। लॉन्ग टर्म बजट है, शॉर्ट टर्म बजट है, करंट बजट है और रोलिंग बजट है। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू फंक्शन। फंक्शन के अकॉर्डिंग बजट को 11 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। अब एक बात आप यही नोट कर लीजिए, सेल्स बजट सबसे पहले प्रिपेयर होता है। सेल्स बजट को हम बेस बजट बोलते हैं। इसी सेल्स बजट के बेस पर आगे के बजट को प्रिपेयर किया जाता है। तो सेल्स बजट क्या है? सेल्स बजट एक बेस बजट है। सबसे पहले पूछा जाए कि सबसे पहले कौन सा बजट प्रिपेयर करते हैं, तो वो है सेल्स बजट। पूछा जाए कि सबसे लास्ट में कौन सा बजट प्रिपेयर करते हैं, तो वो है कैश बजट। अगर फंक्शन के अकॉर्डिंग ये पूछा जाता है, मान लो फंक्शन वर्ड यूज भी नहीं किया जाता और आपसे ये पूछ लिया जाए कि सबसे पहले कौन सा बजट प्रिपेयर करते हैं, तो है सेल्स बजट, और सबसे लास्ट बजट कौन सा होता है? कैश बजट। अब किसी बच्चे के दिमाग में एक पॉइंट जरूर आया होगा कि मैम सबसे लास्ट में तो मास्टर बजट प्रिपेयर करता है। मास्टर बजट इन सभी बजट को प्रिपेयर करने के सबसे लास्ट में प्रिपेयर होता है। बट अगर मास्टर बजट ऑप्शन में ना हो तो सबसे पहले सेल्स बजट प्रिपेयर होते हैं और सबसे लास्ट में कैश बजट को प्रिपेयर किया जाता है। लेकिन मास्टर बजट इन सभी फंक्शन बजट को प्रिपेयर करने के बाद एट द एंड ऑफ बजट कौन सा तैयार होगा? वो होगा मास्टर बजट। तो फंक्शन के अकॉर्डिंग बजट को 11 पार्ट में कैटेगराइज किया गया। सेल्स बजट जो सेल्स की बताएगा, सेल्स के अमाउंट और यूनिट को बताएगा। प्रोडक्शन बजट प्रोडक्शन के बारे में बताएगा। प्रोडक्शन कॉस्ट बजट, रॉ मटेरियल बजट, परचेज बजट, लेबर बजट, प्रोडक्शन ओवरहेड बजट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बजट, एडमिनिस्ट्रेटिव बजट, कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट और लास्ट है कैश बजट। उसके बाद हमने फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग बजट को 2 पार्ट में कैटेगराइज किया गया। एक तो फिक्स बजट और दूसरा है फ्लेक्सिबल बजट। यानी एक तो बजट में फिक्स है, जो यूनिट्स के चेंज होने की वजह से ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा। एक है फ्लेक्सिबल, जो यूनिट्स के कम या ज़्यादा होने की वजह से उस बजट में चेंज हो सकता है। तो बजट को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया, टाइम के अकॉर्डिंग, फंक्शन के अकॉर्डिंग और फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग। तो ये पूरा फॉर्मेट आपको ध्यान रखना है। अब हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 इन सभी बजट को डिस्कस करेंगे। आपने एक बजट और सुना होगा, जीरो बेस बजटिंग। वो क्या है? वो इन सबको डिस्कस करने के सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे जीरो बेस बजटिंग क्या है। देखो ये इनका डिस्कशन। अब देखो हम बजट को अलग अलग टाइप में क्लासिफाई करके पढ़ते हैं। सबसे पहला है अकॉर्डिंग टू टाइम।
टाइम के अकॉर्डिंग बजट को हमने 4 पार्ट में क्लासिफाई किया था। सबसे पहला है लॉन्ग टर्म बजट, ऐसा बजट जो कम से कम 5 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल के लिए प्रिपेयर किया जाता है, उस बजट को लॉन्ग टर्म बजट बोलते हैं। लेकिन बजट में इतना ध्यान रखना है, डेफिनेट पीरियड के लिए होगा हमेशा बजट हमेशा डेफिनेट पीरियड के लिए होगा। 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, ऐसे फिक्स टाइम पीरियड के लिए बजट बनेगा। ऐसा नहीं है कि इस साल के लिए बजट बना दिया सिर्फ 1 साल का और हम 2 से 3 साल उसी बजट को खींचे चले जा रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। बजट हमेशा फिक्स टाइम पीरियड के लिए बनता है। वो टाइम पीरियड लॉन्ग भी हो सकता है, शॉर्ट भी हो सकता है और बिल्कुल भी शॉर्ट हो सकता है। तो लॉन्ग टर्म बजट का टाइम पीरियड क्या होता है? 5 to 10 ईयर। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे कि लॉन्ग टर्म बजट का टाइम पीरियड बताओ कितना होता है? 2 to 10 ईयर, 3 to 5 ईयर। तो 5 to 10 ईयर क्या है लॉन्ग टर्म बजट का टाइम पीरियड। शॉर्ट टर्म बजट 1 to 5 ईयर। करंट बजट क्या होता है? करंट बजट होता है जो 1 मंथ का बनता है या 1 क्वार्टर का बनता है, यानी 1 साल तक का बजट। देखो 1 साल से लेके 5 साल तक का बजट आता है बीच में, शॉर्ट टर्म बजट। करंट बजट आता है करंट ईयर का, 1 मंथ का है, 1 क्वार्टर का है, हाफ ईयरली है, यानी 1 साल से पहले पहले का बजट कहाँ आएगा? करंट ईयर बजट में। अब ये रोलिंग बजट क्या होता है? इस रोलिंग बजट को प्रोग्रेसिव बजट भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? प्रोग्रेस कर रहे हैं, आगे रोल कर रहे हैं। देखो मान लो 12 मंथ का बजट बना लिया, स्टार्टिंग में क्या था? 12 मंथ थी, उसमें से फर्स्ट मंथ कंप्लीट हो गया। मान लो जैसे ही कंप्लीट हुआ फर्स्ट मंथ, जैसे फेब को बजट तैयार किया गया, फर्स्ट फेब से लेकर 28 या 29 फेब तक बजट वो वक्त कंप्लीट हो गया, ये रिमूव हो गया यहाँ से। अब कितने रह गए? सिर्फ 11 मंथ रह गए, यानी 1 मंथ रोल कर गए हम आगे। अब मार्च का कंप्लीट हो गया मंथ, जैसे ही मार्च का कंप्लीट हो गया ये मंथ रिमूव हो गया। अब कितने मंथ बच गए? सिर्फ 10 मंथ बच गए। जैसे ही अप्रैल रिमूव, ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा अप्रैल मंथ जाते ही। तो इस तरीके से हम रिमूव जैसे जैसे मंथ कंप्लीट होते जाएंगे हम आगे की तरफ रोल करते जाएंगे। जो बजट पहले 12 मंथ का बना था बाद में 11 मंथ का हो गया, बाद में 10 मंथ का हो गया, इस तरीके से ये बजट आगे से आगे रोल होता जाएगा और लास्ट में 1 मंथ का बजट बच जाएगा। इस बजट को क्या बोलते हैं? रोलिंग बजट। देखो किसी चीज को रोल करते हैं, जैसे इस मार्कल को रोल करना है, जैसे जैसे मार्कल आगे रोल होता जाएगा पीछे से अपना स्पेस छोड़ता जाएगा, रिमूव करता जाएगा। प्रोग्रेसिव बजट, प्रोग्रेस कर रहा है, यहाँ था पहले मार्कर, इस मार्कर को आगे की तरफ रोल किया गया तो प्रोग्रेस कर गया, तो पीछे का रिमूव कर दिया, छोड़ दिया गया। तो इस बजट को ध्यान रखना। कितने बजट है टाइम के अकॉर्डिंग? लॉन्ग टर्म बजट 1 to 5 ईयर, शॉर्ट टर्म बजट लॉन्ग टर्म बजट 5 to 10 ईयर, शॉर्ट टर्म बजट 1 to 5 ईयर। करंट बजट जो 1 साल से कम के लिए होता है, 1 मंथ का है, हाफ ईयरली है, क्वार्टरली है, ऐसे बजट को क्या बोलते हैं? करंट बजट बोलते हैं। और लास्ट में है रोलिंग बजट या फिर प्रोग्रेसिव बजट, जो क्या है? जैसे जैसे बजट कंप्लीट होता जाएगा आगे की तरफ खिसकता जाएगा, पीछे से मंथ रिमूव होते जाएंगे। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू फ्लेक्सिबिलिटी। हालांकि हमें अकॉर्डिंग टू फंक्शन डिस्कस करना था सेकंड पॉइंट पर ये स्मॉल था इसलिए मैंने इन दोनों को एक जगह डिस्कस कर दिया। उसके बाद हमारे पास एक ही बचेगा अकॉर्डिंग टू फंक्शन के। अब देखो अकॉर्डिंग टू फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग बजट 2 प्रकार के हैं। पहला है फिक्स बजट और दूसरा है फ्लेक्सिबल बजट। फिक्स बजट है ऐसा बजट है क्या जो एक बार फिक्स कर दिया और जिंदगी भर वही चलता रहेगा, और फ्लेक्सिबल बजट ऐसा है क्या जो जब चाहे उसमें चेंज कर ले, ऐसा नहीं है। देखो किस बेस पर इनको 2 पार्ट में कैटेगराइज किया गया। फिक्स बजट का मतलब क्या है? वो बजट जो फिक्स लेवल की एक्टिविटी के लिए बनाया गया है। अब फिक्स लेवल की एक्टिविटी का मतलब क्या है? जैसे एक डिपार्टमेंट नहीं, सेलिंग डिपार्टमेंट हो, परचेज डिपार्टमेंट हो, कोई भी हो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, एक डिपार्टमेंट में बता दिया फिक्स की इतनी क्वांटिटी का मान लो प्रोडक्शन करना है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, तो वो क्या हो गया? उसको बोलते हैं फिक्स बजट। सिर्फ 1000 यूनिट, जैसे हमने एग्जांपल लिया कि सेल्स बजट है 1000 यूनिट का, कि सेल्स डिपार्टमेंट को 1000 यूनिट का सेल करना है, ये फिक्स बजट तैयार कर दिया। सिर्फ सेलिंग डिपार्टमेंट को क्या बोला गया है कि आपको 1000 यूनिट का सेल करना है, इस बजट को क्या बोलते हैं? इस सेलिंग डिपार्टमेंट के सेल्स बजट को फिक्स बजट बोलते हैं। फिर फ्लेक्सिबल बजट क्या है? डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटी के अकॉर्डिंग बनाया जाने वाला बजट क्या कहलाता है? फ्लेक्सिबल बजट। अब डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटी का मतलब क्या है? देखो मान लो सेल्स बजट तैयार किया गया। सेल्स बजट 3 डिपार्टमेंट हैं,
ए डिपार्टमेंट, बी डिपार्टमेंट, सी डिपार्टमेंट, मैंने यहाँ पर 2 ही लिए मान लो 2 ही डिपार्टमेंट है, 2 डिपार्टमेंट अलग अलग सेल कर रहे हैं। एक डिपार्टमेंट क्या बनाता है, मान लो एक डिपार्टमेंट चेयर बनाता है, दूसरा डिपार्टमेंट क्या बनाता है, टेबल बनाता है। अब चेयर वाला डिपार्टमेंट चेयर की सेल कर रहा है और टेबल वाला डिपार्टमेंट टेबल की सेल कर रहा है, तो ये क्या है, 2 अलग अलग एक्टिविटी की क्या कर रहा है, सेल्स को शो कर रहा है। तो ये फ्लेक्सिबल बजट है। एक डिपार्टमेंट 1000 यूनिट को शो कर रहा है, 1000 यूनिट की सेल को, दूसरा डिपार्टमेंट 2000 यूनिट की सेल को शो कर रहा है। तो ये क्या है, फ्लेक्सिबल बजट वो बजट होते हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग क्वांटिटी को शो करते हैं। तो डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटी के अकॉर्डिंग जो बजट बनाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, फ्लेक्सिबल बजट होते हैं। ये हमने बजट को 2 तरीके से डिस्कस कर लिया, पहला है टाइम के अकॉर्डिंग और दूसरा है फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग। अब हम डिस्कस करेंगे फंक्शन के अकॉर्डिंग। ये तो मेनली ध्यान रहेगा, इसमें इन तीनों को, चारों को ध्यान रखना है, ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो आप डिस्कस करेंगे फंक्शन के अकॉर्डिंग बजट को कितने पार्ट में क्लासिफाई किया गया था, 11 पार्ट में, उन 11 पार्ट को डिस्कस करेंगे, वो काफी इंपॉर्टेंट है। अब थर्ड क्लासिफिकेशन अपना अकॉर्डिंग टू फंक्शन, यानी फंक्शन के अकॉर्डिंग बजट को कितने पार्ट में क्लासिफाई किया गया, 11 पार्ट में। सबसे पहला है सेल्स बजट। सेल्स बजट क्या होता है कि जो सेल्स के रिगार्डिंग तैयार किया गया बजट क्या कहलाता है, सेल्स बजट है। यानी कितनी क्वांटिटी का सेल करेंगे, कितनी अमाउंट का, कितनी वैल्यू का हम सेल करेंगे, अपने को दोनों देखने हैं। यानी सेल्स बजट क्या है, सेल्स के रिगार्डिंग तैयार किया गया स्टेटमेंट क्या कहलाता है, सेल्स बजट कहलाता है, जिसको क्वांटिटी और वैल्यू दोनों में शो किया जाता है। इस पॉइंट को नोट करना है आपको। सेल्स बजट क्वांटिटी और वैल्यू दोनों को शो करता है। वैल्यू यानी अमाउंट और क्वांटिटी यानी यूनिट, यानी सेल्स कितनी यूनिट का सेल किया गया और कितनी अमाउंट का सेल किया गया, इन दोनों को नोट करना है। मोस्ट डिफिकल्ट है ये सेल्स बजट और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। अब इसको डिफिकल्ट क्यों बोला गया था, मोस्ट डिफिकल्ट इस सेल्स बजट को क्यों बोला गया, देखो हमें कितनी क्वांटिटी का सेल करना है, ये किस बात पर डिपेंड करेगा कि मार्केट में डिमांड कितनी है। तो कस्टमर की डिमांड को एस्टिमेट करना इतना आसान नहीं है। मान लो कंपनी कोई नए प्रोडक्ट को लॉन्च कर रही है, तो उस नए प्रोडक्ट की कितनी सेल होगी, उस नए प्रोडक्ट की मार्केट में कितनी डिमांड होगी, इसको एस्टिमेट करना इतना आसान नहीं है। मान लो हमने 10,000 यूनिट को एक साथ प्रोड्यूस करके रख दिया और हमारी 10,000 की बजाय हमारी 1000 यूनिट भी सेल नहीं हुई एक साल में, तो यानी ढंग से सेल्स यूनिट का एस्टिमेट नहीं कर पाए। तो सेल्स बजट बनाना काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि वो बेस बजट है। सेल्स बजट के बेस पे ही आगे की प्रोसेस स्टार्ट होगी। हमने डिसाइड किया कि इस साल हमें 10,000 यूनिट का सेल करना है। ये डिसाइड करने के बाद ही तो हम ये सोचेंगे कि 10,000 यूनिट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए कितना रॉ मटेरियल परचेज करें, उस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए कितनी लेबर की रिक्वायरमेंट है, क्या प्रेजेंट में जो मशीन है सिर्फ वो मशीन काम देंगी या फिर एक्स्ट्रा मशीन को परचेज करने की रिक्वायरमेंट है। तो ये सेल्स बजट क्या है, ये इंपॉर्टेंट बजट है। इसी बजट के बेस पर आगे के डिसीजन लिए जाते हैं, इसीलिए इस बजट को क्या बोलते हैं, इस बजट को बेस बजट बोलते हैं। ये डिफिकल्ट क्यों है, मैंने बता दिया आपको। ये डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि मार्केट में किसी प्रोडक्ट की कितनी यूनिट की कब डिमांड करेंगे, इसको एस्टिमेट करना आसान नहीं है, इसलिए सेल्स बजट को डिफिकल्ट बजट बताया गया है। ये बता दिया मैंने सेल्स बजट बेस बजट क्यों है, क्योंकि इसी बजट के, सेल्स बजट को बनाने के बाद ही प्रोडक्शन बजट, रॉ मटेरियल बजट है, लेबर बजट है, ये सारे बजट इस बजट को बनाने के बाद ही प्रिपेयर किए जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये बेस बजट है। सेकंड हमारे पास है प्रोडक्शन बजट। प्रोडक्शन बजट क्या है, प्लान ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ए पीरियड, यानी एक पीरियड के दौरान कितनी यूनिट का प्रोडक्शन किया जाएगा, इस चीज का प्लान बनाना प्रोडक्शन बजट कहलाता है। एक साल के दौरान यानी एक फिक्स टाइम पीरियड के दौरान, एक फिक्स टाइम पीरियड के दौरान कितनी यूनिट का प्रोडक्शन किया जाएगा, इसके लिए जो प्लान बनाया जाता है, जो बजट बनाया जाता है, उसको बोलते हैं प्रोडक्शन बजट। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का पहला बजट है, ये क्या है, देखो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का पहला बजट है। सबसे पहले देखो कि मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कितने बजट हैं। किसी भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करनी है, जैसे इस मार्कर की मैन्युफैक्चरिंग करनी है,
तो इस मार्कर को बनाने के लिए जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है कि कौन बनाएगा इस मार्कर को, सबसे पहले रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी। उसके बाद बनाएगा कौन इसको, लेबर बनाएंगे, तो लेबर की रिक्वायरमेंट होगी। और इस मार्कर को बनाने के लिए प्रोडक्शन बजट की रिक्वायरमेंट होगी। तो किसी भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड 3 बजट बनते हैं। पहला बजट बनेगा प्रोडक्शन बजट, दूसरा बनेगा रॉ मटेरियल बजट और तीसरा बनेगा लेबर बजट। इनको मैंने ऐसा क्यों नाम दिया, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, ऐसा क्यों है? आपके अगर नॉर्मली जनरली देखा जाए तो सबसे पहला बजट तो रॉ मटेरियल बजट बनना चाहिए। सबसे पहले तो इस मार्कर को बनाने के लिए हम प्लास्टिक परचेज करेंगे, तो सबसे पहले तो रॉ मटेरियल बजट बनना चाहिए। पर मैंने बोला है इस मार्कर की मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कितने बजट बनेंगे, 3 बजट बनेंगे। सबसे पहला बजट बनेगा प्रोडक्शन बजट। मैं रॉ मटेरियल तो तब परचेज करूंगी जब मैं ये देखूं कि मुझे कितनी क्वांटिटी का परचेज करना से कितनी क्वांटिटी का प्रोडक्शन करना है। देखो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मैंने ये एस्टिमेट कर लिया था पहले ही, देखो सेल्स डिपार्टमेंट में, कि मुझे इस मार्कर की कितनी यूनिट का सेल करना है, एस्टिमेट लगा लिया था। उसके बाद प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, फिर उसके बाद ये डिसाइड करेंगे कि हम कितनी यूनिट को प्रोडक्शन करें। तो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड 3 बजट बनते हैं। पहला प्रोडक्शन बजट कि कितनी यूनिट का प्रोडक्शन करें, इस मार्कर की कितनी यूनिट बनानी है। प्रोडक्शन के बाद हमने डिसाइड कर लिया कि इस मार्कर की 100 यूनिट बनानी है, तो 100 यूनिट के रिगार्डिंग हम रॉ मटेरियल परचेज करेंगे। तो सेकंड बजट बनेगा रॉ मटेरियल बजट। अब इस रॉ मटेरियल को इस फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए कितने लेबर की रिक्वायरमेंट है, उन लेबर से पर आवर मतलब पर डे कितने आवर काम करवाया जाएगा, इसके लिए एक बजट बनाया जाएगा लेबर बजट। तो आपको ये सीक्वेंस ध्यान में रखनी है। मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कितने बजट बनेंगे, पहला प्रोडक्शन बजट, उसके बाद रॉ मटेरियल बजट और देन लेबर बजट। तो मैंने इधर लिखा कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का पहला बजट है ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का पहला बजट है। समझ आए? अब नेक्स्ट देखो फैक्टर टू बी कंसीडर, यानी इस प्रोडक्शन बजट में हम किन किन चीजों को ध्यान रखेंगे। जब हम प्रोडक्शन बजट बना रहे हैं तो सबसे पहले हमें इस सेल्स बजट को ध्यान रखना है। क्यों? जब तक आपको ये नहीं पता कि इस मार्कर की कितनी यूनिट की सेल करनी है तो आप क्या ही प्रोडक्शन करोगे। क्या आप, ये तो है नहीं कि दवा दब प्रोडक्शन किए जा रहे हो, यूनिट सेल नहीं हो रही 10वीं। सबसे पहले आपको डिमांड देखनी है कि इस मार्केट की कितनी डिमांड है, कितनी यूनिट की सेल करनी है साल के ड्यूरिंग, उसके बाद ही हम प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। तो प्रोडक्शन बजट के दौरान हम किन फैक्टर को कंसीडर करेंगे, सबसे पहला है सेल्स बजट को कंसीडर करेंगे, दूसरा है इन्वेंट्री पॉलिसी। अब इन्वेंट्री पॉलिसी में बोला गया है कि मान लो एक एस्टिमेट बना दिया कि 100 से ज़्यादा यूनिट इन्वेंट्री में नहीं रहनी चाहिए, साल के एंड में 100 से ज़्यादा मार्कर क्लोजिंग स्टॉक में यानी अनसोल्ड स्टॉक नहीं होना चाहिए, 100 से ज़्यादा। तो इस इन्वेंट्री पॉलिसी को ध्यान में रखकर ही हम मार्कर का प्रोडक्शन, मार्कर की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि इन्वेंट्री की जो पॉलिसी है कि 100 यूनिट से ज़्यादा मार्कर क्लोजिंग स्टॉक के तौर पर नहीं होने चाहिए, तो इस पॉलिसी को ध्यान रखना। तीसरा है प्रोडक्शन की कैपेसिटी। हमने जिम्मेदारी उठा ली कि हम 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन करेंगे और हमारे पास जो मशीनरी है वो इतनी हाई क्वालिटी की, इतनी हाई टेक्नोलॉजी की मशीन नहीं है कि वो इन 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन कर पाएँ और बेस्ट क्वालिटी में कर पाएँ। तो हमें प्रोडक्शन की कैपेसिटी को भी देखना है कि कितने लेबर हैं, कितने वर्कर काम कर रहे हैं और मशीनरी की कंडीशन क्या है। इन चीज़ों को भी ध्यान रखना है। कब? जब प्रोडक्शन बजट बना रहे थे। हमने जिम्मेदारी ले ली कि हम 4 ब्रांच ओपन करेंगे और चारों ब्रांच में क्या करेंगे, हम हमारी ही यूनिट से, हमारी ही फैक्ट्री से सप्लाई करेंगे। आपके पास लेबर है 10, मशीन है 2, आप क्या ही प्रोडक्शन करोगे, क्या ही सप्लाई करोगे आप। तो आपको क्या है, प्रोडक्शन की कैपेसिटी को ध्यान में रखकर ही प्रोडक्शन बजट बनाना चाहिए। फिर क्या है, मैनेजमेंट पॉलिसी। अब मैनेजमेंट पॉलिसी को भी ध्यान रखना है कि टॉप मैनेजमेंट में प्रोडक्शन से रिलेटेड क्या डिसीजन ले रखे हैं, उनके डिसीजन को ध्यान में रखकर ही हम प्रोडक्शन बजट बनाते हैं। अब आगे देखो थर्ड बजट। नेक्स्ट है प्रोडक्शन कॉस्ट बजट। इससे पहले हमने डिस्कस किया था प्रोडक्शन बजट। प्रोडक्शन बजट में ये देखते हैं कि कितनी यूनिट का प्रोडक्शन करें। प्रोडक्शन यूनिट में ये देखते हैं कि कितनी यूनिट का प्रोडक्शन करें।
बट प्रोडक्शन कॉस्ट बजट में ये देखते हैं कि उन यूनिट को प्रोडक्शन करने में कॉस्ट कितनी आएंगी, प्रोडक्शन में कितने खर्चे होंगे, ये कौन बताएगा, प्रोडक्शन कॉस्ट बजट। और प्रोडक्शन कितनी यूनिट का प्रोडक्शन करे वो कौन सा बजट डिसाइड करेगा, प्रोडक्शन बजट। तो प्रोडक्शन बजट में और प्रोडक्शन कॉस्ट बजट में इतना सा डिफरेंस है। अब प्रोडक्शन कॉस्ट बजट को बनाते टाइम किन किन पॉइंट को कंसीडर करना है वो देखो। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है काफ़ी। मैं आपको ये जो पॉइंट लिखवा रही हूँ कि फैक्टर टू बी कंसीडर, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे कि क्या प्रोडक्शन कॉस्ट बजट को बनाते टाइम किन किन फैक्टर को कंसीडर करेंगे। कोई आपको एक फैक्टर दे देंगे इसमें से, अदर किसी अदर बजट के अदर फैक्टर दे देंगे, तो आपको इन फैक्टर पर कंसंट्रेशन करना है। देखो प्रोडक्शन कॉस्ट बजट को बनाते टाइम किन फैक्टर को ध्यान में रखना है। सबसे पहले प्रोडक्शन बजट, सबसे पहले ये तो देखो कि कितनी यूनिट का प्रोडक्शन करना है, बाद में ही तो हम ये डिसाइड करेंगे कि उन यूनिट को प्रोडक्शन करने में कितनी कॉस्ट आएगी। तो सबसे पहले प्रोडक्शन बजट पर फोकस करेंगे, उसके बाद मटेरियल कॉस्ट बजट पर फोकस करेंगे कि उस जिन यूनिट का प्रोडक्शन करना है उन यूनिट को प्रोडक्शन करने में जो रॉ मटेरियल परचेज किया जाएगा उसकी कॉस्ट क्या होगी। फिर लेबर कॉस्ट बजट, मटेरियल बनाना है, प्रोडक्ट बनाना है, उस प्रोडक्ट को बनाने में कितने लेबर की रिक्वायरमेंट है और पर लेबर कितने आवर काम करेंगे। फिर है फैक्ट्री ओवरहेड, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए फैक्ट्री के अदर एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितने होंगे। तो इन सभी फैक्टर को कंसीडर करेंगे। सबसे पहले हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पर फोकस करेंगे, प्रोडक्शन बजट कि कितनी यूनिट का प्रोडक्शन करना है। उसके बाद मटेरियल कॉस्ट बजट, लेबर कॉस्ट बजट और ओवरहेड कॉस्ट बजट, इन चारों पर फोकस रखना है। इनको ध्यान में रखकर हम क्या बनाते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट बजट को बनाते हैं। उसके बाद है रॉ मटेरियल बजट। अब रॉ मटेरियल को परचेज करेंगे। अब रॉ मटेरियल बजट सबसे इंपॉर्टेंट बजट है, काफी इंपॉर्टेंट है। काफी इंपॉर्टेंट कैसे, देखो रॉ मटेरियल बजट क्या है, डील विद डायरेक्ट मटेरियल। इस मार्कर को बनाने के लिए जो प्लास्टिक की रिक्वायरमेंट है, उस प्लास्टिक के लिए जो बजट बनाया जाएगा उसको बोलते हैं रॉ मटेरियल बजट। प्रोडक्शन करने के लिए कितने रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी। अब ये तो है नहीं, मान लो 10,000 यूनिट बनानी थी इस मार्कर की, 10,000 मार्कर बनाने हैं और हमने 50,000 मार्कर के लिए रॉ मटेरियल परचेज कर लिया, ऐसा तो नहीं होगा। सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे कि हमें कितनी क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट है, यानी मार्केट में कितनी डिमांड है इस मार्कर की, उसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, इस मार्कर की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, प्रोडक्शन करने के लिए कितने रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, ये डिसाइड कर लिया। अब देखो पर्पज क्या है, पर्पज का मतलब है कि ये रॉ मटेरियल बजट बनाते क्यों है। सबसे पहले है कि परचेज डिपार्टमेंट को हेल्प मिलेगी। इससे परचेज डिपार्टमेंट को क्या हेल्प मिलेगी, परचेज डिपार्टमेंट को हेल्प मिलेगी कि रॉ मटेरियल को परचेज करना है, तो इस रॉ मटेरियल के बेस पर ही तो परचेज डिपार्टमेंट डिसीजन ले पाएगा। तो परचेज डिपार्टमेंट को हेल्प मिलेगी कि कितनी क्वांटिटी को परचेज करना है। सेकंड क्या है कि परचेज बजट बनाने में भी हेल्प मिलेगी। इसी रॉ मटेरियल बजट के बेस पर, इसी रॉ मटेरियल का अनुमान लगाकर ही तो हम देखेंगे कि इतने रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है तो हमें कितना रॉ मटेरियल परचेज करना है। ये सिर्फ रिक्वायरमेंट देखता है कि कितने रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है। रॉ मटेरियल का परचेज करने का काम परचेज डिपार्टमेंट करेगा। परचेज बजट में देखेंगे कि कितनी क्वांटिटी कितनी रेट पर मंगाई जाए। नेक्स्ट बजट है परचेज बजट, एक पीरियड के दौरान कितना रॉ मटेरियल परचेज करें। जैसे इस मार्कर को बनाना था, इस मार्कर की 10,000 यूनिट बनानी है, इन 10,000 यूनिट को बनाने के लिए कितनी क्वांटिटी का किस क्वालिटी के रॉ मटेरियल को परचेज करें, इसके लिए परचेज बजट बनाया जाता है। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कॉस्ट सेविंग एरिया। ये क्या है कॉस्ट सेविंग एरिया, अगर हमने सही क्वांटिटी में सही टाइम पर और सही क्वालिटी का रॉ मटेरियल परचेज किया गया तो जो फिनिश गुड्स बनेगा वो भी तो बेस्ट बनेगा ना। तो इससे क्या होगी, कॉस्ट सेविंग होगी। कैसे, मान लो इस मार्कर को बनाने के लिए प्लास्टिक की रिक्वायरमेंट थी, मैंने घटिया क्वालिटी का रॉ मटेरियल परचेज किया तो प्रोडक्ट भी ऐसे ही खराब बनेगा। अगर इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए घटिया क्वालिटी के साथ साथ मैंने कम क्वांटिटी परचेज की रॉ मटेरियल की,
रॉ मटेरियल की कम क्वांटिटी परचेज की, जिसके कारण क्या हुआ, साल के दौरान जो प्रोडक्शन चल रहा था, इधर से रॉ मटेरियल की सप्लाई नहीं मिल पाई तो प्रोडक्शन बंद हो गया। वहां पर क्या है, वहां पर टाइम की वेस्टेज है, लेबर कॉस्ट वेस्ट हो रही है। तो ये सब क्या है, ये वेस्ट है। अगर हमने ढंग से जज किया है कि कितनी यूनिट का परचेज करेंगे, किस टाइम पर करेंगे, किस क्वालिटी में करेंगे, क्या क्वांटिटी होगी, इन सब का अगर हमने पहले ही एस्टिमेट लगा लिया तो कॉस्ट की काफ़ी बचत हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा जा सकता है। फिर है टाइमिंग ऑफ परचेज। देखो मैंने आपको बताया था कि रॉ मटेरियल को परचेज किस टाइम पर करें, कि कितनी क्वांटिटी, मान लो 10,000 हमने एक साथ 10,000 रॉ मटेरियल परचेज किया था, 10,000 यूनिट रॉ मटेरियल परचेज की, स्टॉक में सिर्फ 1,000 यूनिट बची हैं, तो ऑर्डर दो जल्दी से, ऑर्डर दो जल्दी से, क्योंकि अगर 1,000 यूनिट की हमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सप्लाई कर दी स्टोर डिपार्टमेंट से, तो स्टोर डिपार्टमेंट में सप्लाई करने के लिए रॉ मटेरियल नहीं है। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तो खाली बैठा रहेगा, तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर टाइम की वेस्टेज हो रही है, लेबर कॉस्ट जा रही है, वहाँ पर खर्चे हो रहे हैं बट प्रोडक्शन नहीं हो रहा। तो इसलिए सही टाइम पर परचेज करना है। तो परचेज डिपार्टमेंट की परचेज बजट में क्या देखते हैं, परचेज बजट में ये डिसाइड करते हैं कि रॉ मटेरियल को परचेज कब करना है, कितनी क्वांटिटी में करना है, किस क्वालिटी का करना है और किस टाइम पर करना है। अब इसमें क्या, किन फैक्टर को कंसीडर करना है, सबसे पहले देखना है कि ओपनिंग स्टॉक कितना है और क्लोजिंग स्टॉक कितना है। इन सब फैक्टर को कंसीडर करेंगे जब हम क्या करेंगे, जब हम यूनिट को परचेज करेंगे, यानी जब परचेज बजट बनाएंगे। तो परचेज बजट में हम क्लोजिंग स्टॉक को ध्यान रखेंगे और ओपनिंग स्टॉक को भी। मैक्सिमम और मिनिमम स्टॉक कितनी क्वांटिटी का रख सकते हैं, हम स्टॉक की मैक्सिमम कितनी क्वांटिटी रख सकते हैं और मिनिमम कितनी क्वांटिटी का स्टॉक हमारे पास एट ए टाइम प्रेजेंट होना चाहिए, यानी हर टाइम उतनी क्वांटिटी का स्टॉक हमारे पास प्रेजेंट होना चाहिए, क्योंकि मार्केट में जब भी डिमांड होगी हम यहाँ से सप्लाई करेंगे तो डिमांड इक्वल टू सप्लाई हो जाए, यानी कभी भी ऐसा ना हो कि डिमांड ग्रेटर देन रह जाए सप्लाई से। तो इसके लिए हम देखते हैं मिनिमम और मैक्सिमम स्टॉक की क्वांटिटी कितनी रखें, इनको ध्यान रखकर ही हम परचेज बजट बनाते हैं। फिर क्या है, ईओक्यू लेवल। ईओक्यू लेवल क्या है, एक ऐसा लेवल है, मतलब ऑर्डर करने का एक ऐसा लेवल जहां पर ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट मिनिमम हो, यानी हम एक ऐसा ऑर्डर दें, यानी कितनी यूनिट का ऑर्डर दें। ईओक्यू लेवल क्या बताता है, ईओक्यू लेवल बताता है कि कितनी यूनिट का ऑर्डर दें, यानी एक लोट में कितनी क्वांटिटी की हम रॉ मटेरियल मंगवाएं कि ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट सबसे कम हो जाए। इस ईओक्यू कंसेप्ट को भी ध्यान रखना है, कब, जब परचेज बजट बने। फिर क्या है, फाइनेंशियल रिसोर्स अवेलेबल, क्या हमारे पास पैसा अवेलेबल है रॉ मटेरियल को परचेज करने के लिए, तो हमें फाइनेंस तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस फैक्टर को कंसीडर करना है, क्योंकि जब रॉ मटेरियल ये तो है नहीं अपने को फ्री में दे देगा, अपनी कोई बुआ का लड़का तो नहीं बैठा उधर को अपने को रॉ मटेरियल फ्री में दे देगा, नहीं, पैसे लगेंगे। तो पैसे लगेंगे तो फाइनेंशियल रिसोर्स को चेक करो, कब, जब परचेज बजट बना रहे हो कि इतनी क्वांटिटी का परचेज करेंगे, क्या उसके लिए हमारे पास सफिशिएंट बैलेंस है या नहीं। तो ये है हमारे पास परचेज बजट के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट। अब देखो नेक्स्ट, अब नेक्स्ट देखो कि परचेज बजट और रॉ मटेरियल बजट में क्या फर्क है। देखो रॉ मटेरियल बजट सिर्फ रॉ मटेरियल की क्वांटिटी को शो करेगा, रॉ मटेरियल बजट सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी को शो करेगा कि कितने रॉ मटेरियल को परचेज करना है। बट परचेज बजट में क्या होगा, रॉ मटेरियल की क्वांटिटी के साथ में अमाउंट को भी शो किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, रॉ मटेरियल में सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल को परचेज करना रिकॉर्ड करेंगे, ओनली डायरेक्ट मटेरियल का एस्टिमेशन करेंगे कि इस साल के दौरान कितने डायरेक्ट मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे मान लो अपना फर्नीचर का बिजनेस है, चेयर भी बनाते हैं टेबल भी बनाते हैं, तो चेयर और टेबल को बनाने में एक साल के दौरान कितनी चेयर और टेबल बनाई जाएंगी, उनके लिए कितने डायरेक्ट मटेरियल यानी लकड़ी की रिक्वायरमेंट है, इसकी सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी को एस्टिमेट करेगा। रॉ मटेरियल बजट में क्या डिस्कस किया जाएगा, रॉ मटेरियल बजट शो करेगा कि साल के दौरान कितनी फिनिश गुड्स को प्रोडक्शन करेंगे, उन फिनिश गुड्स के लिए कितने रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, कितने मतलब सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी। बट
परचेज बजट के अंदर हर वो चीज़, हर डायरेक्ट मटेरियल हो चाहे इनडायरेक्ट मटेरियल हो, चाहे फिनिश गुड्स हो चाहे सर्विस हो, किसी भी चीज़ का परचेज करना कहाँ शो करेंगे, किसी भी चीज़ को परचेज करने का एस्टिमेट कहाँ आएगा, परचेज बजट में आएगा। यहाँ पर सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल का परचेज करना और सिर्फ क्वांटिटी को शो करना, सिर्फ रॉ मटेरियल बजट में। देखो क्या लिखा, चाहे डायरेक्ट मटेरियल हो चाहे इनडायरेक्ट मटेरियल, चाहे फिनिश गुड्स और चाहे सर्विस, यानी जो कुछ भी बिजनेस के अंदर परचेज किया जाएगा उसका एस्टिमेट लगाना किसके अंदर आएगा, परचेज बजट के अंदर। और सिर्फ डायरेक्ट रॉ मटेरियल को परचेज करना है, सिर्फ और सिर्फ उसकी क्वांटिटी को शो करना कहाँ आएगा, रॉ मटेरियल बजट में। नेक्स्ट बजट है लेबर बजट। लेबर बजट किस चीज को शो करेगा कि कितने लेबर की रिक्वायरमेंट है, प्रोडक्शन के लिए लेबर की कितने लेबर की रिक्वायरमेंट, यूनिट का प्रोडक्शन करना है। मान लो 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन करना है और बिजनेस में लेबर है 10, तो क्या 10 लेबर 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन कर पाएंगे या नहीं। मान लो एक्सेस लेबर है, 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन करना है और 5,000 लेबर काम कर रहे हैं एक बिजनेस में, क्या ऐसा क्या एक्सेस लेबर नहीं है, एक्सेस लेबर है। तो ये देखना है कि कितनी यूनिट का प्रोडक्शन करना है, क्या जितनी यूनिट का प्रोडक्शन करना है उसके एवरेज में हमारे पास लेबर हैं या नहीं। तो प्रोडक्शन के लिए लेबर की रिक्वायरमेंट को कौन शो करेगा, लेबर बजट शो करेगा। ये लिंक किसके साथ होता है, देखो लेबर काम कहाँ करेगा, लेबर कहाँ काम करता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। तो इसके साथ लिंक्ड डिपार्टमेंट कौन से हैं, पूछा जा सकता है कि लेबर बजट के साथ में कौन कौन से बजट लिंक हैं। तो दो बजट लिंक हैं, एक तो है प्रोडक्शन बजट और दूसरा है प्रोडक्शन कॉस्ट बजट। कैसे लिंक हैं, देखो प्रोडक्शन बजट ये डिसाइड करेगा कि कितनी क्वांटिटी का प्रोडक्शन करेंगे, प्रोडक्शन कॉस्ट बजट ये बताएगा कि उन क्वांटिटी का प्रोडक्शन करने के लिए कितनी कॉस्ट आएगी। तो उन मान लो इस यूनिट को बनाना है, इस मार्कर को बनाना है, तो कितनी क्वांटिटी बनाएं ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन बजट बताएगा। और कितनी क्वांटिटी को बनाने के लिए कॉस्ट कितनी आएगी ये प्रोडक्शन कॉस्ट बजट बताएगा। तो जब तक ये एस्टिमेट नहीं करेंगे कि कितनी क्वांटिटी को बनाना है और उसकी कॉस्ट क्या आएगी, उसमें लेबर बजट के साथ लिंक करने का रीज़न क्या है, रीज़न यही है कि हमें ये तो पता होना चाहिए कि कितनी क्वांटिटी बनानी है, तभी तो हम लेबर का एस्टिमेट कर पाएंगे कि कितनी लेबर की रिक्वायरमेंट होगी। मान लो एक साल तो बना रहे हैं इसी मार्कर की 1000 यूनिट और नेक्स्ट ईयर बना रहे हैं इसी मार्कर की 10,000 यूनिट, तो क्या सेम लेबर 10 गुना काम कर पाएंगे, नहीं, तो ज़्यादा लेबर की रिक्वायरमेंट होगी। तो हमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन बजट और प्रोडक्शन कॉस्ट बजट दोनों को ध्यान में रखकर ही हम क्या तैयार करते हैं, लेबर बजट को प्रिपेयर करते हैं। अब पर्पज क्या है लेबर बजट तैयार करने का, लेबर बजट तैयार करने का सबसे पहला पर्पज है लेबर कॉस्ट का एस्टिमेट करना। लेबर कॉस्ट का एस्टिमेट कि कितनी लेबर की कितनी कॉस्ट आएगी। दूसरा है कितने लेबर की रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले ये तो पता हो कि कितने लेबर की रिक्वायरमेंट है और पर लेबर कितनी कॉस्ट आएगी। फिर है कि कितनी आवर काम करेगा लेबर, एक लेबर पर डे 8 आवर्स काम करेगा, 6 आवर्स काम करेगा, 10 आवर्स काम करेगा, इस चीज़ का भी पता होना चाहिए। फिर है लेबर बजट को पर्सनल बजट के साथ में पर्सनल डिपार्टमेंट के साथ को सेंड करेंगे। लेबर बजट पर्सनल डिपार्टमेंट को सेंड करेंगे, क्यों, क्योंकि पर्सनल डिपार्टमेंट की HR डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि जितने भी लेबर की रिक्वायरमेंट है उस लेबर के लिए सबसे पहले क्या करेगा, एक इन्फॉर्मेशन देता है, चाहे वो इन्फॉर्मेशन न्यूज़पेपर के थ्रू हो चाहे वो बिजनेस की साइट पर हो, कि इतने लेबर की रिक्वायरमेंट है और हमें इस तरीके के इतनी स्किल के इन लेबर की रिक्वायरमेंट है। तो लेबर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना पर्सनल डिपार्टमेंट यानी HR डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हमने लेबर का बजट तैयार किया कि इतने लेबर हैं, मान लो 10,000 लेबर की रिक्वायरमेंट है, 10,000 लेबर एट वर्किंग पोजीशन पर होने चाहिए। पहले तो ये देखो कि कंपनी में एट प्रेजेंट है कितने लेबर। मान लो 8,000 लेबर पहले से वर्किंग कंडीशन में है, मतलब काम कर रहे हैं एट प्रेजेंट, तो अभी कितने की रिक्वायरमेंट है, अभी 2,000 लेबर की रिक्वायरमेंट है। तो ये पूरा चिट्ठा हम तैयार करके किसको सेंड कर देते हैं, पर्सनल डिपार्टमेंट को। फिर है कि कितने कैश की रिक्वायरमेंट है, अब लेबर फ्री में तो काम नहीं करेगा, अगर यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो लेबर को वेजेस चाहिए, तो कितने कैश की रिक्वायरमेंट होगी, कितने लेबर हैं और कितने कैश की रिक्वायरमेंट होगी। और क्या, फिर मैनेजरियल कंट्रोल, अब मैनेजमेंट को तो पता होना चाहिए ना
कि किस किस डिपार्टमेंट में कितने लेबर लगे हुए हैं, कितने उनको इंसेंटिव दे रहे हैं, बोनस है, पेंशन है, ये सब कुछ सब कौन डिसाइड करेगा? टॉप मैनेजमेंट डिसाइड करती है। तो ये सब क्या है? ये सब पर्पज हैं किसके? लेबर बजट तैयार करने के। नेक्स्ट बजट देखो। नेक्स्ट बजट अपने पास है प्रोडक्शन ओवरहेड बजट। ओवरहेड बजट मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंस को कंसीडर करेंगे। एक ऐसा बजट जिसमें सभी इनडायरेक्ट एक्सपेंस को कंसीडर किया जाएगा। इनडायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट, इनडायरेक्ट लेबर की कॉस्ट, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस के लिए प्रिपेयर किया जाता है उस बजट को बोलते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड बजट। ओवरहेड में क्या इंक्लूड होंगे? फिक्स ओवरहेड भी, वेरिएबल ओवरहेड भी और सेमी वेरिएबल ओवरहेड, तीनों ओवरहेड को इंक्लूड करेंगे। हर डिपार्टमेंट का अलग ओवरहेड बजट तैयार किया जाएगा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का अलग ओवरहेड बजट होगा, सेल्स डिपार्टमेंट का अलग होगा, परचेज डिपार्टमेंट का अलग ओवरहेड बजट तैयार किया जाएगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बजट किसका है? सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन बजट है। किसके ऊपर ज़्यादा फोकस करेगा कि कितनी यूनिट का सेल करें, सेल कब करनी है, कितनी यूनिट की करनी है, यानी सेल बजट से कनेक्ट मिलेगा ही। रिलेटेड टू सेल्स बजट, देखो सबसे पहला पॉइंट यही है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बजट यानी ये देखना कि एक साल के दौरान बिजनेस कितनी यूनिट को सेल करेगा, उन यूनिट को सेल करने में कितने एक्सपेंस आएंगे। तो सबसे पहले तो क्या देखना पड़ेगा कि कितनी यूनिट का सेल करेगा, उसके लिए हम सेल बजट को देखेंगे। अब यूनिट वाइज डिसाइड करेंगे कि इतनी यूनिट को सेल करने पर इतने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस आएंगे। फोरकास्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, ये किस चीज़ का? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बजट में ये फोरकास्ट किया जाता है कि प्रोडक्ट और सर्विसेज को रेंडर करने में कितनी कॉस्ट आएगी। सेल्स बजट एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बजट एक साथ प्रिपेयर किए जाने चाहिए। सेल्स बजट और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बजट दोनों एक साथ प्रिपेयर किए जाने चाहिए। फिर क्या है कि सेल्स मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? मैनेजर रिस्पॉन्सिबल है। कौन सा मैनेजर? क्या सेल्स मैनेजर रिस्पॉन्सिबल है? क्या बोर्ड जो जर्नल बोर्ड है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वो रिस्पॉन्सिबल है? नहीं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बजट के लिए सेल्स मैनेजर रिस्पॉन्सिबल है, ये पॉइंट ध्यान रखना है आपको। उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बजट। एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब है कि बिजनेस को ऑपरेट करने के जितने एक्सपेंस लगते हैं उनका एस्टिमेट करना। बिजनेस के ऑपरेशन के, यानी लाइटिंग के खर्चे हैं, पानी का खर्चा है, अदर जो एक्सपेंस हैं, उन एक्सपेंस के लिए हम पहले ही एस्टिमेट किस बजट में करेंगे? एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बजट। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस को क्या करना? एस्टिमेट करना। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस कौन से होते हैं? डायरेक्टर की फीस होगी, ऑफिस की लाइटिंग के खर्चे हो गए, बिजली पानी का खर्चा हो गया, ये सब खर्चे बिजनेस को ऑपरेशन के हैं, यानी बिजनेस के ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है। इनको कहाँ एस्टिमेट करेंगे? इनको एस्टिमेट करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बजट में। नेक्स्ट है कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट। वर्ड देखो, फोकस करो इस वर्ड पे, कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी ऐसे एक्सपेंडिचर, ऐसे एक्सपेंस जो किसी एसेट्स को बाय करने के लिए किए गए। फिक्स एसेट्स को जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, गुडविल है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, इन एसेट्स को परचेज करने के लिए जो भी खर्चे किए जाते हैं उनका पूर्वानुमान किस बजट में लगाया जाता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट में लगाया जाता है। फिर हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट बजट आता है कैश बजट। सभी फंक्शन बजट में सबसे पहले सेल्स बजट तैयार करते हैं और सबसे लास्ट में कैश बजट तैयार करते हैं। मैंने फंक्शन बजट का नाम लिया आपके सामने। सभी फंक्शंस बजट में सबसे पहले सेल्स बजट तैयार करेंगे और सबसे लास्ट में कैश बजट को प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे लास्ट में क्या प्रिपेयर होता है? कैश बजट। अब आप बोलोगे इसके बाद में तो मास्टर बजट तैयार होता है। ठीक है आपकी बात, मास्टर बजट इन सभी फंक्शन बजट की समरी होता है। फिर उसके बाद कैश बजट में देखते क्या है? कैश बजट में एस्टिमेट लगाते हैं कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट का। उसके बाद बिजनेस हैज सफिशिएंट कैश। किस बजट से पता चलेगा कि बिजनेस के पास सफिशिएंट कैश है या नहीं? इसी कैश बजट से पता चलेगा। बिजनेस का फाइनेंशियल साइड, बिजनेस फाइनेंशियली वीक है या फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, इसका आइडिया हमें किस बजट से मिलेगा? इसी कैश बजट से मिलेगा। कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग का डिवाइस काम करता है। देखो बिजनेस का फाइनेंशियल,
बिजनेस के फाइनेंशियल साइड को कोऑर्डिनेट करना और कंट्रोलिंग करने का डिवाइस है, ये एक ही कंसेप्ट है पूरा। बिजनेस के फाइनेंशियल साइड को कोऑर्डिनेट करना, देखो हर डिपार्टमेंट के लिए फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है, परचेज करना है, रॉ मटेरियल को परचेज करना है, यूनिट को सेल करनी है और प्रोडक्शन करना है। हर डिपार्टमेंट के लिए, हर बजट के लिए क्या किससे जुड़ा होता है? हर डिपार्टमेंट पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, इस बजट से, इस कैश डिपार्टमेंट से जुड़ा होता है, क्योंकि हर डिपार्टमेंट को कैश की रिक्वायरमेंट है। तो देखेंगे कि सभी डिपार्टमेंट को टोटल कितने कैश की रिक्वायरमेंट है। तो क्या लिखा है? कोऑर्डिनेटिंग करता है हर डिपार्टमेंट में, ये कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग का डिवाइस है। कौन सा? कैश बजट। इसी कैश बजट में डिसाइड किया जाता है कि किस डिपार्टमेंट पर कितने कितने एक्सपेंस किए जाएंगे, कितनी कितनी रेवेन्यू जनरेट होंगी हर डिपार्टमेंट से। फिर दे रखा था कि बिजनेस की सोल्वेंसी का आइडिया भी यहीं से पता चलता है, यानी बिजनेस के पास कितने पैसे हैं, लिक्विडिटी कितनी है। लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी दो तरीके की होती है, एक शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी, एक लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी। शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी यानी एट प्रेजेंट, अगर अभी जरूरत पड़ गई तो बिजनेस के पास कितने पैसे हैं। अगर इन फ्यूचर में देखा जाए तो बिजनेस को कितने पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, क्या उस टाइम पैसे अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे। तो ये सब किस में डिसाइड करते हैं? ये सब कैश बजट में देखते हैं। अब आगे देखो, कैश बजट को डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब नेक्स्ट देखो कि कैश बजट को प्रिपेयर करने के पर्पज क्या है। सबसे पहले ये देखना कि सफिशिएंट कैश अवेलेबल है या नहीं। कब अवेलेबल है? जब उसकी रिक्वायरमेंट है। जब कैश की रिक्वायरमेंट होगी उस टाइम पर सफिशिएंट कैश अवेलेबल होगा या नहीं। इसका अनुमान किस में लगाएंगे हम? कैश बजट में। कैश एक्सेस है या फिर शॉर्टेज है, ये देखेंगे कि कैश की किस टाइम पर एक्सेस रहेगी और किस टाइम पर शॉर्टेज, ये किस में देखेंगे हम? कैश बजट से पता चलेगा। फिर कंट्रोल ऑफ कैश पोजीशन, कैश की पोजीशन यानी कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो को कंट्रोल करना। किससे कंट्रोल करेंगे? कैश बजट से कंट्रोल करेंगे। बेसिस ऑफ क्रेडिट, यानी हम क्या हमारे पास इतना सफिशिएंट कैश अवेलेबल है कि हम क्रेडिट में सप्लाई कर सकें, कि हम क्रेडिट में गुड्स को सेल कर सकें। अगर हमने एक लिमिट से ज़्यादा गुड्स को क्रेडिट में सेल कर दिया तो हमारे पास क्या हो जाएगी? पैसे की कमी हो जाएगी, यानी हमारे पास क्या हो जाएगी? लिक्विडिटी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारा पैसा क्रेडिटर में फंसता रहेगा, सॉरी हमारा पैसा तो डेटर्स में फंसता रहेगा। हमने क्रेडिट में सेल्स कर दिया तो डेटर्स जनरेट हो गए। अब वो डेटर्स कब पेमेंट करेंगे? 1 मंथ, 2 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, कब पेमेंट करेंगे? तब जाके बिजनेस के पास पैसा आएगा। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है कि हम कितनी क्रेडिट सेल्स कर सकते हैं, कितने यूनिट्स को हम क्रेडिट में परचेज कर सकते हैं। इन सबको ध्यान रखना है। किस बजट से? कैश बजट से। क्योंकि अपनी कैश के अमाउंट को, अपना कैश लेवल ध्यान रखकर ही हम क्या करेंगे? क्रेडिट में परचेज और क्रेडिट में सेल करेंगे। अब एक पॉइंट लिखा यहाँ पर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। मैंने लिखा इधर इंटरनल फैक्टर, क्या इंटरनल फंड क्या मतलब है? देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब सबको पता है कि कैपिटल एसेट्स को बाय करना है, यानी लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, गुडविल, इन सब को बाय करने के लिए यदि हम एक्सपेंसेस कर रहे हैं तो उनको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए इंटरनल फंड अवेलेबल है? क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए फर्म के पास, कंपनी के पास पैसा अवेलेबल है? अगर नहीं है तो हम एक्सटर्नल किस रिसोर्स से उस पैसे की पूर्ति करेंगे, वो बाद की बात है। बट इतना देखना है कैश बजट से कि हमें अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर करने की रिक्वायरमेंट हुई तो क्या हमारे पास इंटरनल फंड है, तो क्या हमारे पास बिजनेस में कैश अवेलेबल है या नहीं। फिर है कि कैश बजट को प्रिपेयर कैसे करते हैं। कैश बजट को प्रिपेयर करने के 3 मेथड है, ध्यान से देखना। सबसे पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट मेथड, फिर है एडजस्टेड P&L मेथड, इसको बोल सकते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। ध्यान आए, हमने 2 स्टेटमेंट पढ़े थे, कैश फ्लो स्टेटमेंट और फंड फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में बिजनेस की सिर्फ कैश एक्टिविटी को रिकॉर्ड करते हैं, तो एडजस्टेड P&L मेथड या फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट। और तीसरा है बैलेंस शीट मेथड। सबसे पहले देखो कि रिसिप्ट एंड पेमेंट मेथड से हम कैश बजट कैसे प्रिपेयर करेंगे। जो रिसिप्ट और पेमेंट मेथड है ना, उसमें किस चीज़ की फोरकास्टिंग करेंगे? उसमें सिर्फ शॉर्ट टर्म कैश की फोरकास्टिंग करेंगे। रिसिप्ट और पेमेंट मेथड में सिर्फ और सिर्फ हम शॉर्ट टर्म कैश की फोरकास्टिंग करेंगे। इसमें लॉन्ग टर्म कैश को कोई ध्यान नहीं रखा जाएगा। कैश ट्रांजेक्शन ओनली, सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन आएंगे अब यहाँ पर क्या बोला गया था कि एडजस्टेड P&L मेथड या
कैश फ्लो स्टेटमेंट मेथड। इस मेथड में हम कैश बजट कैसे प्रिपेयर करेंगे, इसमें लॉन्ग टर्म कैश की फोरकास्टिंग करेंगे। देखिए यहाँ पर ओनली शॉर्ट टर्म कैश की फोरकास्टिंग, यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैश की फोरकास्टिंग करेंगे और इसमें कैश और नॉन कैश दोनों तरीके की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, कैश ट्रांजेक्शन और नॉन कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। तीसरा मेथड है बैलेंस शीट मेथड। ये क्या बोलता है कि लॉन्ग टर्म कैश को क्या करेंगे, फोरकास्ट करेंगे और बजटेड बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। इसके लिए इतना ध्यान रख लेना कि कैश बजट को तैयार करने के 3 मेथड हैं। पहला मेथड रिसिप्ट एंड पेमेंट, दूसरा P&L मेथड, एडजस्टेड P&L मेथड, या फिर इसको कैश फ्लो स्टेटमेंट, और थर्ड है बैलेंस शीट मेथड। ठीक है, अब नेक्स्ट अपने पास पॉइंट है इंपॉर्टेंट बजट है मास्टर बजट। ये वो बजट है जो सभी फंक्शन बजट को तैयार करने के बाद उनके बेस पर तैयार किया जाता है। तो क्या लिखा है, सबसे लास्ट में ये बजट तैयार किया जाता है। अब आप बोलोगे कि मैम आपने तो बोला था कि सबसे लास्ट में तो कैश बजट प्रिपेयर होता है। हाँ जी, फंक्शनल बजट में सबसे लास्ट में कैश बजट प्रिपेयर होता है, बट ओवरऑल पूरे बिजनेस के यानी पूरे फंक्शनल बजट को प्रिपेयर करने के बाद भी सभी फंक्शनल बजट की समरी के बेस पर एक बजट तैयार करते हैं और जिस बजट को बोलते हैं मास्टर बजट। तो देखो इधर लिखा है कि सभी फंक्शन बजट को समराइज करके एक बजट तैयार करते हैं। सभी फंक्शन बजट कितने थे, 11 बजट थे। उन सभी बजट को समरी तैयार करके यानी उन सभी बजट के बेस पर जो बजट तैयार किया जाता है उसको बोलते हैं मास्टर बजट। अब मास्टर बजट को भी हम 2 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, वो देखो। अब देखो मास्टर बजट को 2 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, यानी मास्टर बजट 2 तरीके से तैयार होता है। 2 मास्टर बजट है, एक ऑपरेशनल बजट और दूसरा है फाइनेंशियल बजट। ऑपरेशनल बजट में क्या डिस्कस करेंगे, किस चीज को रिकॉर्ड करेंगे, किस चीज का एस्टिमेट करते हैं, बजटेड P&L अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। यानी ऑपरेशनल बजट का मतलब क्या है, ऑपरेशनल बजट का मतलब है कि बजटेड P&L अकाउंट को प्रिपेयर करना। और फाइनेंशियल बजट मीन्स बजटेड बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना। यानी बजटेड P&L अकाउंट अलग और बजटेड बैलेंस शीट अलग, इनको अलग अलग प्रिपेयर करने के लिए मास्टर बजट को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया। एक को बोलते हैं ऑपरेशन बजट, यानी बिजनेस के ऑपरेशन की जो एक्टिविटी आएंगी उसके लिए बिजनेस के ऑपरेशन की एक्टिविटी कहाँ आती है, P&L अकाउंट में। और बिजनेस की फाइनेंशियल यानी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है वो कहाँ से पता चलता है, बैलेंस शीट से। तो उसके लिए बजटेड बैलेंस शीट तैयार करेंगे। ये प्रिपेयर कौन करता है, कौन, मास्टर बजट को प्रिपेयर कौन करता है, क्योंकि मास्टर बजट कोई छोटा मोटा बजट नहीं है, बल्कि सभी फंक्शनल बजट की समरी के बेस पर तैयार किया गया बजट है। तो इसको तैयार कौन करता है, मास्टर बजट को प्रिपेयर करते हैं बजट डायरेक्टर या फिर बजट ऑफिसर तैयार करते हैं। बजट डायरेक्टर या फिर बजट ऑफिसर ने जब मास्टर बजट को प्रिपेयर कर दिया तो उसको प्रिपेयर करने के बाद उसको कहाँ प्रेजेंट करेंगे, बजट कमेटी के पास प्रेजेंट करेंगे। और बजट कमेटी उसको कहाँ सबमिट करेगी, उसको सबमिट करेगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास। तो आपको ये सीक्वेंस पता होनी चाहिए, आपको ये सीक्वेंस पता होनी चाहिए कि सबसे पहले जो मास्टर बजट है उसको प्रिपेयर कौन करता है, बजट डायरेक्टर या फिर बजट ऑफिसर तैयार करते हैं। बजट ऑफिसर जब मास्टर बजट को प्रिपेयर करते हैं तो वो कहाँ प्रेजेंट करेंगे, उसको प्रेजेंट करेंगे बजट कमेटी के पास। और बजट कमेटी फाइनली उसको कहाँ सबमिट करेगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेंगे, उसकी फाइनल अप्रूवल कौन देगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो क्वेश्चन पुट किया जा सकता है कि मास्टर बजट पर फाइनल अप्रूवल कौन देता है। आपको ऑप्शन में दे देंगे फाइनेंस मिनिस्टर देता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देता है और फाइनेंस मैनेजर देता नहीं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करता है, फाइनल अप्रूवल कौन देगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देगा। तैयार कौन करेगा, बजट ऑफिसर या फिर बजट डायरेक्टर तैयार करेगा। प्रेजेंट किसके पास करेंगे, ये बजट कमेटी के पास प्रेजेंट करेंगे। अब एक लास्ट इंपॉर्टेंट बजट है जीरो बेस बजट, यानी जीरो है बेस, तो बेस क्या है, जीरो है। हमने एक बजट तैयार किया और उसका बेस क्या है, जीरो है। यानी पिछली साल हमने कितने एक्सपेंस, कितनी इनकम, कितने प्रॉफिट, कितने लॉस जो भी किया था हमने उसके बेस पर हमारा बजट प्रिपेयर नहीं किया। यानी पास्ट ईयर के डाटा को हमने बेस मानकर करंट ईयर के लिए बजट प्रिपेयर नहीं किया, बल्कि एक बिल्कुल फ्रेश बजट तैयार किया है।
जिसमें नेक्स्ट ईयर, प्रेजेंट ईयर, लास्ट ईयर, किसी ईयर के किसी भी डाटा को हमने बेस नहीं माना, बल्कि हम इस साल बजट प्रिपेयर कर रहे हैं, इस पूरी साल के लिए बजट प्रिपेयर कर रहे हैं। मान लो 1 फेब को, तो 1 फेब को हम बजट प्रिपेयर करेंगे तो ना तो लास्ट ईयर की डाटा को कंसीडर करेंगे, ना ही हम इस साल कोई एक्टिविटी हुई तो किसी चीज को कोई कंसीडर नहीं करेंगे, बिल्कुल नया फ्रेश बजट। तो जीरो बेस बजट एक ऐसा बजट जिसमें बेस के नाम पर जीरो है, जिसमें बेस किसी चीज को नहीं माना। यूएसए में 1970 में पीटर पायर ने दिया था ये सबसे पहले जीरो बेस बजट का जो कंसेप्ट था वो पीटर पायर ने, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जीरो बेस बजट का कंसेप्ट यूएसए में दिया था 1970 में, पीटर पायर ने दिया था। फिर क्या है कि लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस को ध्यान न रखकर बिल्कुल एकदम फ्रेश बजट तैयार किया जाता है, उसको बोलते हैं जीरो बेस बजट। इसकी एडवांटेज क्या है, ऐसा क्यों करते हैं कि हम लास्ट ईयर के डेटा को बेस नहीं मानते, कि उसके फायदे क्या है? सबसे पहले गुड ओरिएंटेशन ऑपरेशन, यानी करंट नीड पर फोकस कर रहे हैं। हमें एट प्रेजेंट क्या चाहिए, हम उस चीज पर फोकस कर रहे हैं। हम ये नहीं देख रहे कि हमने लास्ट ईयर में किया क्या है, हम ये देख रहे हैं कि अब हमें क्या करना है इस साल में। इस साल में इन 12 मंथ में 1 अप्रैल से 31 जैन तक हमें क्या करना है, उस चीज का एस्टिमेट किया जाता है जीरो बेस बजट में। उसमें किसी भी साल की डेटा को, किसी भी साल की परचेज, सेल्स अमाउंट, किसी भी चीज को कोई भी बेस नहीं मानती, बिल्कुल नया एट प्रेजेंट पर एक नया बजट तैयार करते हैं, उसको बोलते हैं जीरो बेस बजट। तो ये अपना टॉपिक था बजट एंड बजटरी कंट्रोल। तो ये टॉपिक अपना यहाँ फिनिश होता है। थैंक यू।